हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस से क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम सेट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास, जिसमें हमसे पूछा गया है प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो उसका आंसर है हमारा पुर्तगाली मशीनरी द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। तो उस टाइम बेसिकली क्या था ना, हम हमारे पास जितना भी कच्चा माल होता था हम उसका निर्यात करते थे, और जो बना हुआ माल होता था हम उसको बेसिकली आयात करते थे। इस वजह से ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की चुनौती है। तो जातिवाद जो होता है वो लोकतंत्र में चुनौती की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है, राइट। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो वो है हमारा नेपाल, जिसको माओवादियों का सामना करना पड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में मुझे पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व होना, ये भी नहीं। औद्योगिक विकास में से विदेशों का सहयोग, ये भी नहीं। बृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ये भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपके पास आंसर दिया ही रहता है। ओके, क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया हमसे, निम्नलिखित किस देश में समक्ष लोकतंत्र को माओवादी आएगी। से रिपीट हो गया, इसका आंसर नेपाल था, मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो चलिए 7 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा सिलचर तथा पोरबंदर जो है वो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में पूछा गया है हमसे, नैरो गेज रेलवे लाइन में पाई जाती है। तो बेसिकली दार्जिलिंग, शिलांग और जो ऊटी के जो पहाड़ी इलाके हैं वो बेसिकली नैरो गेज लाइन में जो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जहां छत पर वर्षा जल संग्रहण की मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो बेसिकली जो राज्य परिषद होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास कथन कारण है। ठीक है, कथन है हमारे पास, बहुमत का अत्याचार अत्यधिक वांछनीय है। यह राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाने में मदद करता है। तो बेसिकली ना इसका फोर्थ हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो कथन है और कारण है वो दोनों गलत है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे भी आएगा गलत। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन 4 हमारा सही होगा कि ए गलत है, और लेकिन आर भी जो है वो भी गलत है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए तथा आर दोनों गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1805 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। नेपोलियन संहिता के जन्म पर आधारित सभी विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया गया था, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। क्या ये आपको कथन और कारण करेक्ट लग रहे हैं। आपको लग रहा हो कि हमारे पास कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एक गलती है जो कि ये है, 1804 आएगा यहाँ पे। इस वजह से हमारा कथन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, कि ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल को कम करने में मदद किया है। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, कानून कहता है कि अगर कोई विधायक या संसद बदलता है, सॉरी सांसद दल बदलता है तो वह विधायिका में भी स्थान खो देगा। हाँ जी, हमारे पास कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में दिया गया है, श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना थी। श्रीलंका सरकार ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया और नौकरी और अन्य अवसर प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव किया। क्या आपको कथन और कारण बिल्कुल सही लग रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन का सही आंसर होगा। आपने चैप्टर में ही पढ़ा था कि कैसे श्रीलंकाई जो तमिल थे उनके अंदर अलगाव की भावना हो रही थी, और वहां की सरकार ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया था। तो इस वजह से ऑप्शन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन 15 हमसे पूछा गया है, स्पिनिंग जर्नी क्या था।
तो आप सभी को पता होगा स्पिनिंग जेनी जो है वो एक सूत काटने वाली मशीन थी जिसका लोगों ने उस टाइम विरोध भी किया था, राइट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रिटेन के राष्ट्र निर्माण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज सबसे पहले क्या हुआ था, आंग्ल संसद ने राजतंत्र में ताकत छीन ली। सेकंड हुआ था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। फिर फोर्थ के ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह। थर्ड में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। तो ये हमारा कालक्रम जो है करेक्ट होगा। 17 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित स्तंभ ए बी को सही जोड़ का चयन करें। ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, राम चड्ढा, गंगाधर चट्टाचार्य सॉरी भट्टाचार्य, स्त्री धर्म विचार, संवाद कौमुदी, गुलमार्गिरी, छोटे और बड़े सवाल। तो इसका बेसिकली क्या मैचिंग होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सही जोड़े का चयन करना है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही जोड़ा है कि राजा राम मोहन राय जो है वो संवाद कौमुदी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता होगा साबरमती आश्रम गुजरात से। क्वेश्चन 19 में हमसे पूछा गया है विकास की धारणता के विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, उपरोक्त सभी, yes, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी चीजें जो है विकास की धारणता की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडीपी क्या होता है या जीडीपी किसे कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद बेसिकली जीडीपी कहलाता है, राइट। तो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 21 जो खंड ख से आता है, जिसमें हमसे पूछा गया अफ्रीका में यूरोपियन नियोक्ताओं द्वारा श्रम को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए क्या तरीके जो हैं वो अपनाए जाते थे। जब श्रम को भर्ती किया जाता था तो नियोक्ताओं द्वारा अफ्रीका के क्या तरीके जो हैं वो अपनाए जाते थे। तो सबसे पहला काम यही किया गया था कि जो उन पर ना भारी कर लगा दिए गए थे, ताकि क्या हो सके कि जो मजदूर होंगे वो भारी कर जब लगा देंगे तो वो चुका ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि उनको बगानों में और खदानों में मजदूरी जो है वो करनी पड़ेगी, और वो मजदूरी कर कर ही अपने कर को चुका पाते। इस वजह से उन पर भारी टैक्स लगा दिया गया, भारी कर लगा दिया गया श्रम पर। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ये किया था कि जो उनके पास विरासत थे ना, उस कानून को बदल दिया गया ताकि जो किसान हैं उनको भूमि से विस्थापित कर दिया जा सके। ठीक है, भूमि से विस्थापित कर दिया जा सके, और एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही भूमि का विरासत में दे दी गई। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो दूसरे थे ना उनको श्रम बाजार में धकेल दिया गया। परिवार के किसी एक सदस्य को विरासत में दे दिया, और फिर बाकी जो बचे परिवार के सदस्य उनको उसकी ओर श्रम बाजार की ओर धकेल दिया गया। तो ये चीजें जो है वो अफ्रीका में यूरोपियन नियोक्ताओं द्वारा की गई थी ताकि श्रम को भर्ती कराया जा सके। श्रम इन द सेंस मजदूरों को और ज्यादा भर्ती करवाया जा सके। नेक्स्ट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, जूट के उपयोग के लिखे और आज यह भारत में अपना बाजार क्यों खो रहा है। देखिए जो जूट होता है, बेसिकली जूट को ना गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और इसका उपयोग बेसिकली क्या होता है कि थैले बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, है ना, और सूत और जो कालीन होता है उसको बनाने के लिए और अन्य कलाकृतियां बनाने में उपयोग किया जाता है। परंतु इसकी जो लागत है ना वो उच्च है, लागत उच्च है, इसके कारण क्या हो रहा है, और दूसरी ओर जो सिंथेटिक फाइबर है और जो पैकिंग पैकिंग सामग्री होती है, विशेष रूप से जो नायलॉन होता है, जो नायलॉन है वो इसके अकॉर्डिंग सस्ता होता है, इसकी लागत जो है वो कम होती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो जूट है वो अपना स्थान खो रहा है, और नायलॉन जो है वो इसकी स्थान को घेर ले रहा है, जूट के स्थान को। तो नायलॉन के वजह से जो जूट है वो अपना बाजार खो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो बेसिकली खनिज आधारित उद्योग वो होते हैं जो अपने मतलब जो खनिजों को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब जो खनिज होते हैं ना उनको अपने कच्चे माल के रूप में जो उद्योग उपयोग करते हैं उनको हम बेसिकली खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग जो होते हैं, और सीमेंट उद्योग भी, रसायन उद्योग भी, और एल्यूमिनियम भी, तांबा गलाने वाले, ये सारे क्या है, ये सभी खनिज आधारित उद्योग है। बेसिकली वो उद्योग जो खनिजों को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
उन चुनौतियों का सामना करें जो आज दुनिया के लोकतंत्र का सामना कर रही है। हमें उनके बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले आप बता सकते हैं जैसे मौलिक चुनौतियां। खासकर मौलिक चुनौतियों का वह देश सामना कर रहे हैं जिनके पास लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है, जिनके पास लोकतांत्रिक जो स्वरूप होता है वो नहीं है। उन देशों को क्या करना पड़ रहा है, खासकर मूलभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट चुनौती ये है। और सेकंड में आप बता सकते हैं विस्तार की चुनौती। विस्तार की चुनौती ये बेसिकली लोकतंत्र स्थापना के विस्तार की चुनौती है, जिसका सामना जो है लोगों को दुनिया को करना पड़ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र का गहरा होना। गहरा होना इस चुनौती का सामना जो लगभग ना सभी लोकतंत्र द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो संस्थाएं होती है उनको मजबूत करना और लोकतंत्राओं की जो प्रथाएं हैं उसको शामिल करना होता है। ठीक है, तो ये तीन जो समस्याएं हैं, चुनौतियां कह लीजिए, उसका सामना करना पड़ा है दुनिया को लोकतंत्र का। ठीक है, लोकतंत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है खंड ग से। भारत की दो पेय फसलें सूचीबद्ध करें और इसके विकास के लिए जलवायु परिस्थितियों को लिखें। तो पेय फसलों में आप बेसिकली चाय और कॉफी के बारे में बता सकते हैं। कॉफी, राइट। तो बेसिकली देखिए चाय में क्या होता है, अगर जब हम इसकी जलवायु परिस्थिति की बात करते हैं तो चाय में बेसिकली ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मृदा होती है और सुगम जल निकास वाले ढलाव क्षेत्र होते हैं इसमें। जल निकास के जल निकास जल निकास के इनके जो सुगम ना ढाल वाले होते हैं ये। ठीक है, और जब हम कॉफी की बात करते हैं और चाय में आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ह्यूमस और जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें भरपूर गर्म और जो नम ठंड से युक्त होता है ना, बार बार वर्षा के समान रूप में वितरित होता है। ठीक है, और कॉफी में क्या होता है, बेसिकली शांत जलवायु चाहिए होती है। शांत जलवायु, और इसको भी पहाड़ी क्षेत्र चाहिए होता है, और अच्छी तरह से सूखा हुआ मिट्टी कॉफी के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, सूखी मिट्टी, अच्छी तरह से सूखी हुई। तो ये हमारे दो पेय पदार्थ है जिनकी जलवायु परिस्थितियों को मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या है। किन्हीं तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताने हैं आपको। तो हमसे राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम पूछे गए हैं, तो आप बता सकते हैं पहले बाद में आप बता सकते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद और हल्दिया। ठीक है, और सेकंड में आप बता सकते हैं सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी। सदिया और धुबरी, राइट। और थर्ड में आप बता सकते हैं केरल में तटीय नहर। केरल में पश्चिम का तटीय नहर, राइट। पश्चिम तटीय नहर, ये बेसिकली हमारे राष्ट्रीय जल मार्ग है तीन मेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत में संघवाद की सफलता का वास्तविक कारण क्या है? क्या कारण जिसकी वजह से भारत में संघवाद जो है वो सफल रहा है? तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों को बहुस्तर बहु बहुत स्पष्ट तरीके से जो है समझाया गया है, निर्धारित किया गया है। और जो लोकतंत्र है ना, उसमें राजनीतिक की जो प्रकृति है, उसने इसकी सफलता को सुनिश्चित किया है, खासकर जो राजनीति की प्रकृति है उसने। ठीक है, और दूसरा कि विविधता के लिए समान है। यहाँ पे जितनी भी विविधता है, लोग भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनके लिए क्या है, समानता है, राइट। और एक ये भी रीजन हो जाता है कि भाषाई राज्यों का निर्माण, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और भाषा नीति ने क्या किया है कि जो भारत की जो राजनीति है, उसके राजनीतिक नेताओं द्वारा दिखाए गए जो लचीलापन है और केंद्र केंद्रित संबंधों में जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड चीजें जो है, जिसकी वजह से खासकर जो भारत है उसमें अ, संवाद की सफलता हो पाई है। ठीक है, इसको और आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लोकतंत्र क्या है, इसकी विभिन्न विशेषताएं क्या है? तो देखिए बेसिकली लोकतंत्र वो होता है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें ना
लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। जनता ही वहां की सारी शक्तियां जो होती हैं वो जनता के पास ही होती हैं। ठीक है। और जनप्रतिनिधियों का क्या होता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर वहां पे मतदाताओं द्वारा उनको चुना जाता है। जो भी वहां की जनप्रतिनिधि होता है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है और सारी शक्ति भी जनता के हाथ में होती है। ठीक है। और इसकी विभिन्न विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नागरिक है ना उनके बीच समानता को बढ़ाता है। यह लोगों के हित में दिखाता है। ये लोगों के हितों की रक्षा करता है। ये सॉरी, ये जितनी भी गलतियां होती है ना जनता के द्वारा उसको सुधारने का भी अनुमति देता है, मौका देता है। और जितनी भी समाज की विविधता होती है उसके लिए आवाज देता है और उसके लिए समानता रखता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, लोकतंत्र और लोकतंत्र की विशेषताएं यह थी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम वस्तु क्या है, दो उदाहरण लिखिए। तो बेसिकली अंतिम वस्तु वो होता है, वे सामान होते हैं जिनका उपयोग या तो आप अंतिम उपयोग के लिए करते हैं या पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है। यह दोबारा जो है वो बेचा नहीं जाता है। संक्षेप में अगर हम छोटे से बात करें तो जैसे कि अंतिम वस्तुओं ने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। कपड़ा, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर अंतिम सामान है। क्योंकि देखिए आप जब आप कपड़ा खरीद कर लाते हैं तो वो अंतिम वस्तु होता है। आप जब लेकर आते हैं तो उसके बाद तो वो नहीं बिकता। ठीक है। और जब आप फ्रिज लेकर आते हैं चाहे या कोई वॉशिंग मशीन ले आए, एयर कंडीशनर ले आए, ये सारी चीजें क्या है, आप अपने उपयोग के लिए लाते हैं, लास्ट में आप ही खरीदते हैं और आप ही उपयोग करते हैं, उसके आगे तो नहीं बिक सकता। तो बेसिकली अंतिम वस्तु वही होती है या सेवा की, उसके आगे उसको नहीं बेचा जा सकता। ठीक है। तो बेसिकली वो होता है हमारा अंतिम वस्तु। ठीक है। जैसे कि कपड़ा मैंने बताया और फ्रिज, एयर कंडीशनर, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास खंड घ आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया है, लोकतंत्र से अपेक्षित परिणाम बताइए। हमें लोकतंत्र में ऐसे कौन कौन से परिणाम है जिनकी हम अपेक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। ओके। तो सबसे पहले पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि हम ये अपेक्षा कर सकते हैं लोकतंत्र के परिणाम के लिए कि आर्थिक समानता होती है लोकतंत्र में। ठीक है। आर्थिक समानता, अब वो कैसे, देखिए बेसिकली लोकतंत्र से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे देश की जो आर्थिक असमानता है ना उसको हटाया जाए और सभी को आर्थिक रूप से समान बनाया जाए। ठीक है। ये अपेक्षा हम लोकतंत्र से कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण। ओके। तो इसमें बेसिकली आप ये बता सकते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और उच्च स्तर से निचले स्तर तक विभाजित किया जाना चाहिए। उच्च स्तर से नीचे स्तर पर हमें आना चाहिए। ठीक है। और थर्ड में आप ये बता सकते हैं कि सामाजिक विविधता ना हो। समाज में जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो ये जो है सामाजिक समानता जो है वो होना चाहिए, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं। फोर्थ में आप ये बता सकते हैं कि समानता के सिद्धांत, जैसे कि भारत के सभी जो नागरिक हैं उनको सामाजिक न्याय दिया जाना चाहिए। जाति, रंग, पंथ, धर्म, इन सब के आधार पर उनमें से किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। हम ये भी अपेक्षा कर सकते हैं लोकतंत्र से। ठीक है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि आप लोकतंत्र से क्या क्या अपेक्षा कर सकते हैं, आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं लोकतंत्र को लेकर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है कि हर लोकतंत्र के सामने लोकतंत्र को गहरा बनाने की चुनौती होती है। इस कथन के बारे में हमें बताना है। तो देखिए बेसिकली हम इसमें ये बता सकते हैं कि ना देखिए जैसे क्या होता है कि लोकतंत्र में जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं ना वो अपने लिए उम्मीद को समझे, मतलब उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो लोकतंत्र में उनको मिले। तो ये जो लोगों की उम्मीद होती है, लोकतंत्र से उम्मीद बहुत ज्यादा होती है लोगों को। तो ये जो एक चीज है ये एक चुनौती की तरह काम करती है लोकतंत्र में। ठीक है। और इसी के लिए जो सरकारी निर्णय लेने और जो अमीर शक्तियां हैं और जो शक्तिशाली लोग हैं उनके नियंत्रण और प्रभाव को नीचे लाने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने नियंत्रण और प्रभाव करते हैं और जो मतलब छोटे लोग हैं उनको नीचे लाने में की कोशिश करते हैं। और अपने जो लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार निर्णय लेता है उनको ज्यादातर प्रभाव कौन करता है, जो अमीर लोग होते हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, राइट। तो ये भी जो है एक तरह से लोकतंत्र की चुनौती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं।
संसाधन नियोजन सतत विकास के लिए एक एकल समाधान है। तो बेसिकली देखिए, संसाधन नियोजन को एकल समाधान इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये जब आप संसाधनों का नियोजन करेंगे यानी कुछ इस तरीके से उपयोग करेंगे ताकि उससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, आपकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो ये जो चीज है, जब हम इन सब चीजों का ध्यान में रखकर उपयोग करते हैं तो बेसिकली उसको संसाधन नियोजन करते हैं। एक नियम बनाकर, एक रणनीति बनाकर जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो बेसिकली उसको हम संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली संसाधन बचेंगे, संसाधनों का बचाव होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि संसाधन नियोजन करना ही एक सतत विकास के लिए, मतलब हमारे लिए भी और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी एक एकल समाधान है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आप या तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इनके आंसर एक ही होंगे, बस क्वेश्चन थोड़े अलग है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे असंगठित आएगा। ओके, असंगठित, यहाँ पे हमें बताना है एक असंगठित क्षेत्र में काम करने के नुकसान क्या है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा और समर्थन देना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही बताना है कि क्योंकि हमें असंगठित क्षेत्र में काम के नुकसान क्या क्या है वो बताने हैं, तो बेसिकली हमें वो बता देना है जो जो इनको नुकसान होता है। लाइक काम के घंटे निश्चित नहीं होते, कभी भी निकाला जाता है, कभी भी लाया जाता है। और दूसरी ओर जब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रमिकों को सुरक्षा समर्थन देना क्यों आवश्यक है, तो इसमें आप बता सकते हैं संगठित चीजों के बारे में। संगठित क्षेत्रों में क्या क्या होता है, जैसे उनको पगार टाइम पे मिलती है, उनका निश्चित समय सीमा होती है ना, ये सारी चीजें। तो बेसिकली हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर बेसिकली ऐसे बता सकते हैं। सबसे पहले तो यही बता सकते हैं आप कि जो असंगठित क्षेत्र होता है उनकी विशेषता क्या है कि वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, छोटी हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं और इन इकाइयों का ना सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये सरकार नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक है, सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, ये जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। और दूसरा ये बता सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको मजदूरी कम मिलती है, उनको जो है, उनको जो मजदूरी जो है वो कम मिलती है। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे जो ओवर टाइम होता है, पेड लीव होती है कि मतलब छुट्टी करने पर भी आपको लीव लेने पर भी आपको पेड होगी आपकी सैलरी। और छुट्टियां, बीमारी के कारण छुट्टी, आपने किसी भी वजह से छुट्टी की हो, आपको पगार मिलने का कोई प्रावधान इसमें नहीं होता है। राइट, ये बता सकते हैं आप। और आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे जो रोजगार की सुरक्षा जो होती है वो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो खदानों में लोग काम करते हैं उनके लिए कितनी असुरक्षा वाली चीज होती है, उनको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। राइट, और कई ऐसे काम होते हैं जिनमें ना सुरक्षा की कोई मतलब कोई उम्मीद ही नहीं होती, खासकर असंगठित क्षेत्र में। और इनको क्या करते हैं ना, इनके जो मालिक होते हैं असंगठित क्षेत्र के, जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो काम पे रखते हैं, अन्यथा उनको काम से निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ना हमें असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है, कार्यकर्ता जो हैं, उनको सुरक्षा और समर्थन देने की आवश्यकता है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि खंड से केस आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, उसके बाद आप पैराग्राफ को गो थ्रू करिए। राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है जॉल्वे राइन का क्या उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी बता सकते हैं अगर आपको चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो बेसिकली जॉल्वे राइन का क्या उद्देश्य था कि जो जर्मन के लोग थे, जर्मन लोगों के अंदर उनकी आर्थिक रूप में एक करना, उनको आर्थिक रूप से एकता प्राप्त करवाना, बेसिकली यह था उद्देश्य जॉल्वे राइन का। राइट, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे। फ्रेडरिक लिस्ट बेसिकली वो थे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे ये। राइट, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। तो नेक्स्ट में पूछा गया, मैं मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व को बताना है। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा मुक्त आर्थिक व्यवस्था का मेन जो उद्देश्य था या महत्व कह लीजिए, वो बेसिकली क्या था कि राष्ट्रीय भावनाओं को उत्प्रेरक करना, उनको प्रेरणा देना, उनको प्रेरक करके और राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाना। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाना।
को उत्प्रेरक करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास ज्योग्राफी से है, धातु से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, धातु हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बेसिकली धातु जो है हमें वो रोजमर्रा के कार्यों से प्राप्त होता है, ठीक है। रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसमें बेसिकली जो धातु होते हैं उससे हमें मिलती है और उसी में हम उसका उपयोग करते हैं। और हमें बताना है अपने दैनिक जीवन में खनिजों के दो उपयोग। फॉर एग्जाम्पल नमक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा इसका हम बहुत उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और भी कोई एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। खनिजों ने मनुष्य के विकास की अवस्थाओं पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। तो आप बता सकते हैं सजावट, त्योहार व धार्मिक अनुष्ठान, कैसे जब सजावट की बात आती है तो हम कैसे खनिजों का ही उपयोग ज्यादातर करते हैं सजाने में, राइट। पूजा त्योहार होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो वहां पर जो बनाए गए हैं इमारत वगैरह वो भी तो खनिजों से बनी है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। पूजा स्थल लिख दीजिए या धार्मिक स्थल लिख दीजिए। ओके। नेक्स्ट हमसे पूछा गया धरती से प्राप्त किन्हीं दो ऊर्जा के संसाधनों के नाम बताइए। वेरी इजी, कोयला, पेट्रोलियम। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 क्वेश्चन, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें हमसे पूछा गया लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं। मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे से बताया है कि बेसिकली लैंगिक विभाजन क्या होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए, तो लैंगिक विभाजन बेसिकली वो होता है जिसमें क्या होता है ना कि काम के बंटवारे का वह तरीका होता है, बेसिकली लैंगिक विभाजन जिसमें ना जो घर के अंदर के कार्य होते हैं वो सारी काम कौन करता है, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं करती हैं। ओके। और दूसरी ओर जितनी भी आपने देखा भी होगा, जितनी और बाहर का जो काम है वो सारे जो आदमी होते हैं वो करते हैं, राइट। तो ये इस आधार पर महिला और पुरुष के आधार पर जब चीजों को बांट दिया जाता है, काम को बांट दिया जाता है, बेसिकली जब लिंग के आधार पर कार्य को बांट दिया जाता है तो बेसिकली हम उसको लिंग विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लैंगिक विभाजन का एक उदाहरण दीजिए। तो आप लैंगिक विभाजन का कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। ये अगेन यही कि घर के काम करना महिलाओं के लिए है और बाहर जाके काम करना पुरुषों के लिए। हालांकि अब तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, उसके बावजूद कई ऐसी चीजें अभी भी हैं जो लैंगिक विभाजन का हमारे पास एग्जाम्पल है। ये आप स्वयं करेंगे तो ये ज्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमसे 1920 के बारे में पूछा गया, 1920 में कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, राइट। तो चलिए एक बार मैप में इसको लोकेट करते हैं। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। पहले में 1920 कांग्रेस अधिवेशन, दूसरा में नमक कानून कहाँ तोड़ा था वो बताना है। तो चलिए आ जाते हैं एक बार मैप पे। यस। तो आप सबको पता भी होगा कि 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, राइट। तो हमारा इसका आंसर होगा कलकत्ता, राइट। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया था नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था, तो आप सभी को पता है गुजरात के दांडी में। चलिए तो नेक्स्ट मैप से में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। तो 37 के बी पार्ट में हमसे पूछा गया हीराकुंड बांध और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हीराकुंड बांध और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो चलिए मैप पे आते हैं। तो हीराकुंड बांध जो है उसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे है, उड़ीसा में। ओके। हीराकुंड बांध, जब देखिए आपको जब पर्टिकुलर किसी प्लेस को लोकेट करना हो तो उससे पहले ना आप उस पर्टिकुलर राज्य को याद कर लिया करें तो आपको ज्यादा इजी होगा। जैसे हमें दांडी बताना था तो पहले गुजरात कहाँ है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको उड़ीसा में कहीं पे कुछ लोकेट करना है तो आपको मैप में ये पता होना चाहिए उड़ीसा कहाँ पे है। पता चले उड़ीसा यहाँ है और आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं तो सिचुएशन जो है कुछ गलत हो सकता है। तो इस वजह से पहले आपको एटलीस्ट आप अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आपको भारत के सभी राज्य जो है पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था तारापुर आईएएस। यस, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र।
तो चलिए एक बार फिर से मैप में लोकेट करते हैं। तो तारापुर जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र में है, तो इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, तारापुर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मैप छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे कलकत्ता को लोकेट किया, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, नमक कानून कहाँ तोड़ा था, दांडी में, हीराकुंड बांध और तारापुर। ठीक है, तो ये हमारा मैप था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, एक लेवल स्टडी पॉइंट टाइप करना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, फिर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी, फिर आपको इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर जब आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ओके, तो देखिए, जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम पे क्लिक करना है, फिर जिस भी क्लास के स्टूडेंट है उसको, और फिर वहां के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और फिर वहां से आप इजीली मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।